अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रही है। ताकत के नशे में मोदी कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है। गुज़श्ता 3 रोज़ में मकबूजा कश्मीर में 18 आज़ादी के मतवालों को शहीद कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मतें तो की जा रही है, लेकिन भारत को इसका क्या असर? सिर्फ मज़म्मतों से क्या भारत के कश्मीर में जारी जो मज़ालिम है, भारत की कार्रवाइयाँ हैं, क्या इससे मज़म्मतों से क्या सिर्फ रोका जा सकता है? आज दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी इख्तियार कर है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारतीय ताउन से चलाई जा रही है, जो कि पाकिस्तान और ख़ित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उसके लिए ख़तरा है। जबकि पाक फ़ौज ने एक बार फिर से भारत और दुनिया पर यह वाज़े कर दिया है कि भारत आग से खेलने की कोशिश ना करे। पड़ोसी मुल्क की किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जुई के नाकाबिले तलाफी नताइज बरामद होंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ये कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। सिर्फ इस साल भारत की जानिब से 1229 मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की जा चुकी है, जिसमें 7 शहरी शहीद हो चुके हैं और 90 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए। DGISPR का यह भी कहना था कि हालिया दिनों में ही भारत ने शहरी आबादी में आर्टरी की तनसीब की है, ताकि अगर भारतीय कार्रवाई का पाकिस्तान को जवाब दे तो इसका नुकसान भी शहरी आबादी को पहुंचे। लेकिन पाक फौज बहुत बेहतर तरीके से सूरत हाल का जवाब दे रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्टेज सजा रहा है, और इस हवाले से हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों ही ये कह चुके हैं कि भारत में झूठे ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की हिमाकत कर सकता है, जबकि भारत में मोदी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। भारतीय माहिरीन भी अब ये कह रहे हैं कि मोदी ने पहले बालाकोट मामले पर झूठ बोला, अब लद्दाख पर झूठ बोल रहा है। चीन के साथ मामला पहले ही बहुत ज़्यादा संगीन है। सवाल ये है कि क्या मोदी की पॉलिसीज़ जल्द भारत को टुकड़ों में तकसीम कर देगी? दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। आज भी भारतीय खुफिया इदारे के एहलकारों ने कायम मकाम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बदतहज़ीबी की। चंद रोज़ पहले भी भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों को 24 घंटों की डेडलाइन देते हुए मुल्क छोड़ने का कहा था और इन पर सिफारती आदाब की खिलाफ सरगर्मियों का जो है ना इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन किसी भी सतह पर भारत ने ना तो इन इल्ज़ामात की कोई तफसील बताई, ना ही किसी सरगर्मी का जिक्र किया। भारत की जानिब से बार बार वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान इस मामले को आलमी सतह पर कैसे उजागर कर सकता है? मैं बात करूंगी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, भारत की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप वेस्टर्न प्रेस में, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इन रहे हैं, और अब यही मीडिया जो है मोदी की जो कार्रवाइयाँ हैं, भारत की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो 5 अगस्त के इक़दामात हों, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम हो, या भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है उसका मामला हो, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह पर खुलकर लिखा जा रहा है। मतलब ये है कि दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब तो हो रहा है, लेकिन दुनिया इस पर कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? इस पर कोई भारत को मुंह तोड़ किसी में कोई जुर्रत क्यों नहीं है कि भारत को जवाब दे सके? पहले तो एक बात वाज़े कीजिए कि हम शुरू कहाँ से हुए और कहाँ जाना है। हाँ। ठीक, हदफ वाज़े होना चाहिए। कश्मीर जो है बदकिस्मती से ग्लोबल एजेंडा पे उस तरह नहीं रहा पिछले कुछ बरसों में जिस तरह उसको होना चाहिए था, बल्कि आप ख़ुद इसका तज्ज़िया कीजिए कि ये सिर्फ पिछले बिल्कुल हाल में 5 अगस्त के बाद और 5 अगस्त से कुछ देर पहले कश्मीर वापस ग्लोबल एजेंडा पे आया है। उससे पहले तो कुछ साल बदकिस्मती से मुख्तलिफ वजूहात से, लेकिन कुछ हमने ज़्यादा इंटरेस्ट भी बहैसियत मेरा ख्याल रियासत और हुकूमतों ने उस तरह नहीं लिया जो लेना चाहिए था। अब
इस वक्त कश्मीर एजेंडा पे वापस है। आपको UN की तकरीर वज़ीर आज़म साहब की याद है। उसके बाद वजारत ख़ारजा ने मल्टीपल फोरम्स पे OIC क्या तो जिनीवा में क्या तो न्यूयॉर्क में क्या ये चीज़ उठाई। अच्छा, फिर मोदी सरकार की अपनी जो फैशिस्ट एक्टिविटीज़, टेंडेंसीज, इंटेंशंस हैं, जो हिंदुत्व का उनका सारा एक नजरियाती जो कॉन्सेप्ट है, जिससे वो कहते हैं जी सारा खिता ही जनूबी एशिया का उनका है, जो हिटलर से तशबीह वजीर आज़म ने मोदी साहब को दी, वो आज से जब ये गुजरात में थे और मुसलमानों का वहां पे कत्लेआम कर रहे थे, वहां ये हो रहा था जेनोसाइड, तो तब कांग्रेस जो अमेरिका की, मुझे याद है, वहां पे ये बातें होती थी। तो बात ये है कि इस लीडरशिप का भारत की या हिंदुस्तान की पता तो सबको है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना, आप ये नहीं कह सकती कि एक अज खुद ये चीज एजेंडा पे भी आ गई और न्यूयॉर्क टाइम्स का जब इदारिया आता है तो उसमें वो अब कश्मीर की बात टेररिज्म से भूलना चाहिए। इसमें कश्मीरियों की कुर्बानियां, उनकी जिद्दोजहद वो भी बिल्कुल सामने है। वो उन्होंने भी अपने लिए आवाज उठाई है, वो ही पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उनकी ये आवाज दुनिया ने भी सुनी है। इसमें उनकी कुर्बानियों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई शक नहीं है, और जितना खराज तहसीन कश्मीरियों को, कश्मीरी डायस्पोरा को पहुंचाया जाए उतना कम है। और उसके साथ पाकिस्तान की ये कोशिशें जिसमें हम डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठा रहे हैं, सिर्फ 2 बातें हमने की हैं दुनिया से 5 अगस्त के बाद। कश्मीर का ओपन जेल खत्म किया जाए, जो ह्यूमन राइट्स हैं कश्मीरियों के वो अशोर किए जाएं, और इस डिस्प्यूट का फैसला बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक, UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक किया जाए। उसके अलावा जो हिंदुस्तान बातें कर रहा है, देखिए कोई दुनिया का इस वक्त मुल्क नहीं है जो आपकी आंखों में आंखें डाल के ये कह सके कि मोदी और हिटलर की जो तशबीह है वो नहीं देनी चाहिए, ये नामुनासिब है। कोई मुल्क नहीं है जो ये कह सकता है कि हिंदुत्व जो है वो ये नहीं कहते कि हमारी सारा खिता जो है हमारे पास होना चाहिए। कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। नेपाल जैसा मुल्क तो खड़ा हो गया हिंदुस्तान के सामने। ये तो औकात है उस मुल्क की कि वो बड़ा हेजेमॉन बनता है। असल में नेपाल ने कह दिया उनको कि मैप ये नक्शा है जो असल होगा। चीन के साथ उन्होंने कोशिश की और उनका हाल देख ले। हमारे साथ पिछले साल किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर साहब कि इस वक्त भारत ने जो चारों तरफ महाज खोला हुआ है, आपने अभी नेपाल की भी बात की, चाइना के साथ महाज खोला हुआ है, वहां पे उनकी कशीदगी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ कशीदगी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है इसको किसी की शय है, किसी की सपोर्ट के बगैर चारों तरफ महाज खोलना ये मुमकिन नहीं है? देखिए, मेरा बिल्कुल एक कन्विक्शन है कि ये जो मोदी सरकार है ये मंतक पे चलने वाली नहीं, ये नजरिए पे चलने वाली, और वो नजरिया जो है वो हिटलर का नजरिया है। आप इस बात को, आप तारीख में चले जाएं, एनालिसिस कर लें। आपको पता है मेरा सारा बैकग्राउंड रिसर्च एनालिसिस में है। मैं बगैर मंतक की बात आपको नहीं कहूंगा, ठीक। सो एक तो ये। दूसरी बात, कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पाकिस्तान का बुनियादी हदफ है अमन, और हमने बारहा ये बात भी की है, कोशिश भी की है। 2 शराइत बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी किस्म की शरारत, एग्रेशन होगी तो वही होगा जो पिछले साल हुआ है। और दूसरी बात ये, और ये भी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि बातचीत करें, मसला हल करें। अगस्त 5 के बाद के तमाम इल्लीगल इकदामात जिनसे शिमला एग्रीमेंट वायलेट हुआ, जिनसे UN की रेजोल्यूशन वायलेट हुई, जिनसे इंसानी हकूक वायलेट हुए, कोरोना की आड़ में आप लोगों को मार रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं, वापस चले जाएं इंटरनेशनल डिस्प्यूट की पोजीशन पे, और मामला हल हो सकता है। सो देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह हमारी पोजीशन है। एक आखिरी बात मुझे इजाजत दें, और वो ये है कि आज जो है हम बात करें 4 जून, जो बच्चे हुए हैं, आज इनोसेंट चिल्ड्रन जो हैं दुनिया के, उनका दिन है। और
जो बच्चे 6, 7, 8 साल के नहत्ते बच्चे जो शहीद किए जाते हैं कश्मीर में, गोलियां मार रहे हैं, पैलेट गन से उनको अंधा किया हुआ है, उनको भी हमें याद करना है। आज खसूसी दिन है, दुनिया का आलमी दिन है, और मैंने भी, वजीर खारजा ने भी, हम सब ने इसको उठाया भी है। हिंदुस्तान जो चीजें कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, वो जो है वो पिस रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की बात करते हैं, एक और जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं जो बैरून मुल्क से जो फंसे पाकिस्तानी हैं कोरोना की वजह से, जो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक सिलसिला शुरू किया है उन्हें वतन वापस लाने का, एक नई पॉलिसी बनाई है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि कितने बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आ चुके हैं, फ़्लाइट्स का शेड्यूल क्या है, कितने लाना बाकी हैं, कितने मजीद फंसे हुए, किन किन ममालिक से आ चुके हैं, अगर आप इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए जी, अब हम तकरीबन 40 से 50 हज़ार के दरमियान पाकिस्तानी आ चुके हैं। अगर आप लैंड बॉर्डर्स ऐड करें तो ज़्यादा नंबर है थोड़ा सा, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानियों का नंबर जो बाहर स्ट्रैंडेड हैं या जो पाकिस्तान अब वापस आना चाहते हैं, वो बदतदरीज बल्कि बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। उसमें कुछ वजूहत ये हैं कि हमारे कुछ मजदूर तबका ले ऑफ हो गया, कुछ को उन्होंने फोर्स्ड लीव पे भेज दिया, कुछ हमारे बहुत से तालिब इल्म हैं जो पहले पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटियां बंद हुई, अब उन्होंने वापस आना है, जिनकी अभी भी कुछ काम चल रहा है, वो गर्मियों की छुट्टियां वगैरह। तो हमने एक पूरा क्राइटेरिया बनाया। आप जानती हैं शुरू में हमने बहुत कम एयर स्पेस की इजाज़त दी जहाज़ों की परवाज़ों की। क्यों? हमारे पास टेस्टिंग और करंटीना की कैपेसिटी तैयार नहीं थी, और जो थी वो हमें लोकली यूज़ करनी पड़ रही थी। वो उसमें इजाफा होता गया। मिड मार्च में हमारे पास कोई 400, गालिबन 450 टेस्ट हम कर पा रहे थे एक दिन के। आज अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और कोई 17-18 हज़ार तो हम कर ही रहे हैं। तो अब वो कैपेसिटी बढ़ गई। जब वो कैपेसिटी बढ़ गई तो हम ज़्यादा लाना शुरू हो गए पाकिस्तानियों को। पहले हम शायद 400-500 ला रहे थे, फिर 2000 पे गए, फिर 5000 पे गए, अब जो फिर 7000 पे गए। अब 1 जून से 10 जून तक हम 14,000 बहफ्ता की औसत से लोग वापस ला रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी इंक्रीज इन नंबर्स। सही। लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग स्ट्रैंडेड हैं और ख्वाहिशमंद हैं, उनका नंबर अब तकरीबन 2 लाख हो गया है। अच्छा। तो एक पाकिस्तानी का हक है वापस आना। बिल्कुल। वो हम पे फेवर कर रहे हैं कि इतने सब्र से काम ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे वबा का फैलाव भी ना हो, लेकिन जल्द अज जल्द पाकिस्तानी वापस आए। अब हम 2 जून से इस पॉलिसी पे चले गए हैं कि हम लोगों का टेस्ट करेंगे, लेकिन करंटीना में नहीं रखेंगे, उनको सीधा घर भेज देंगे टेस्ट करके। जब रिजल्ट आएगा, नहीं डॉक्टर साहब, ये ज्यादा डेंजरस नहीं हो जाएगा कि रिजल्ट आने से पहले अगर लोग घरों में चले जाते हैं और अगर कोई पॉजिटिव होता है और इस तरीके से जो घर में लोग हैं बाहर अगर किसी से मिलते हैं, तो ये तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगा, बहुत फैलेगा ये। बिल्कुल ठीक सवाल है। मैं उसी का आपके सवाल के बगैर जवाब देने लगा था, क्योंकि मंतकी अगला सवाल लॉजिकल ये है। देखिए, इसका मंतक समझ लें। जब हमने शुरू किया था ये प्रोसेस, जब एयर स्पेस बंद की थी, तो क्यों की थी? क्योंकि उस वक्त 100% पाकिस्तान में जो वबा आई थी शुरू में, वो पाकिस्तान के सरहदों के बाहर से आई थी। पहले ताफ्तान का मामला हुआ, जहाजों से कुछ लोग आए। आज आपकी लोकल ट्रांसमिशन जो है, जो वबा का इस वक्त प्रेवलेंस है, उसमें से 92 से 93% लोकल है। सही। यानी यहां पाकिस्तानी जो मुकीम है, आपसे मुझे लग गया, किसी और को लग गया। जो बाहर से आ रहे हैं उनकी शरह अब 4-5-6% है। उसमें भी मैं इसलिए 4-5 कह रहा हूं कि कुछ ऐसे तबकात थे जो पहले आए थे, अब नहीं आ रहे। तो 6-7% जो रह गए। अब जो पाकिस्तानी मुकीम है, जो 92% ट्रांसमिशन है, उसका आप हर सड़क पे चलने वाले का टेस्ट तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? जिसको अलामात नजर आती हैं, अलामात होती हैं, वो अस्पताल आता है, फोन करता है, उसका टेस्ट करते हैं। या कुछ आप उन इलाकों में उन लोगों का टेस्ट करते हैं जहां आपको खदशा है कि वबा का फैलाव ज्यादा हो गया है। तो यहां तो हम हर आने वाले का टेस्ट कर रहे हैं। यानी इस तरह है कि हर चलते फिरते का टेस्ट करके। अच्छा, जो पाकिस्तान में मुकीम शहरी है, जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसको आप क्या करते हैं जिसका पॉजिटिव आता है? अगर उसकी अलामात ऐसी हैं कि वो बहुत बीमार नहीं है, तो आप उसको घर में करंटीना का कहते हैं, आइसोलेट करते हैं। सिर्फ जो बहुत बीमार है उसको अस्पताल ले जाते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं? हर एक को टेस्ट कर रहे हैं। जिसके अलामात हैं उनको एयरपोर्ट से ही हम ले जाते हैं और फिर जो भी उनकी ट्रीटमेंट है,
जिनका टेस्ट कर लेते हैं उनको फॉलो अप करते हैं, पॉजिटिव को कहते हैं आइसोलेशन में रहें, नेगेटिव को भी कहते हैं 2 हफ्ते आइसोलेशन में रहें। सही। सो ये पॉलिसी अभी भी जो पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी है उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सिर्फ 6% इनकी वबा का फैलाव का रह गया है, 92% की कम है। इसलिए हम तो अब ये सोच रहे हैं कि और पॉलिसी को लिबरलाइज करें। हम अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, सूबों से बात कर रहे हैं कि वबा का फैलाव का वो जरिया ना बने, लेकिन जो 2 लाख पाकिस्तानी है उसका क्या कसूर है, उसको भी तो वापस लाना है। तो इसको बैलेंस करते करते हम अपनी पॉलिसी को बदतरीज रिलैक्स कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की वबा बेकाबू होती जा रही है और कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद अब चीन से भी ज़्यादा हो चुकी है। मुल्क भर में 85,000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि सिर्फ कल के दिन में 5,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। वफाकी हुकूमत की जानिब से कल SOPs पर अमल दरामद न करने की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त करने का इंदिया भी दिया गया था और आज इस हवाले से अहम फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में जो SOPs पर अमल नहीं करेगा तो उन मार्केट्स को, उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी मार्केट्स बंद करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाया जाएगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और जिम्मेदारी के लिए सूबों में खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सरकारी महकमों को नो मास्क नो एंट्री के बैनर्स आवेजा करने की हिदायत की गई है, जबकि पेशावर शहर में मास्क ना पहनने पर 1,000 का जुर्माना भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की शरह अब भी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद 11,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 500 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मुतासरीन का जो ताल्लुक है ये पेशावर से है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो सवाबी है ये भी वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। सहूलियात के हवाले से क्या सूरत हाल है और जो मार्केट्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया है, क्या कारोबारी तबके की तरफ से क्या हुकूमतों पर इस पर प्रेशर भी आ रहा है, मैं बात करूंगी वज़ीर सेहत KP के तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका। तैमूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि सवाबी में भी अब बहुत ज़्यादा जो है ना, पेशावर के बाद सवाबी जो है ना वो यहाँ पर केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है, वही बात कि लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है क्या आप लोगों की हुकूमत भी दोबारा से सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकती है? जी देखिए, एक चीज I think Sawabi is not one of our more virus hit districts. I think कुछ अजला में केसेस ज़्यादा पहले की निस्बत हो रहे, लेकिन पेशावर के बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो स्वात में, और एज ए डिवीजन जो मालाकान डिवीजन है जिसमें स्वात भी आता है, वहाँ पे एज अ होल केसेस ज़्यादा। सवाबी में जबकि केसेस है 155 केसेस सवाबी में आए, जो कि आई वुड से कि जो दूसरी कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स की है उसमें टुवर्ड्स द बॉटम आता है। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, आपने खुद मेरे से भी बेहतर एक्सप्लेन किया कि अब हमारा बहुत बड़ा फोकस SOPs की इम्प्लीमेंटेशन पे है। जैसे आपने खुद कहा, आज नहीं बल्कि कल से उस पर ऑपरेशन शुरू हुई। ये मैं मानूंगा कि ये इससे पहले भी हो सकता था, और मैं आपको बताता हूं कि कल से शुरू क्यों हुआ, क्योंकि जब भी एक डिसीजन फिर अनइक्विवोकली नेशनल लेवल पे क्लियर हो जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना ज्यादा आसान हो जाती है। बिल्कुल। पे ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जब ये बड़ा क्लियर हो गया कि इनडेफिनिट लॉकडाउन सस्टेन करने की जो कैपेसिटी थी वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खत्म हो गई है, तो जो SOPs है और पब्लिक का जो बिहेवियर चेंज है वो हमारा सबसे बड़ा लाइन ऑफ डिफेंस बना। बिल्कुल।
लेकिन अगर पब्लिक इस पर अमल ही ना करे और उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाएं, फिर हुकूमतों पर भी प्रेशर आएगा कि जो कारोबारी तबका है, सनतें जो खोलने की इजाज़त मिली, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को खोलने की इजाज़त मिली, आप लोग तो ज़ाहिर है SOPs पर अमल करवाने के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे रहे हैं, लेकिन एट दी एंड तो लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी इससे जानें चली गई और कितनी जा सकती हैं अगर SOPs पर अमल नहीं हुआ। तो ये जो मार्केट्स बंद करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया, ये तो आप लोगों को फिर से भुगतना पड़ सकता है, फिर से कारोबारी तबके का एक प्रेशर आएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। पहली, जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा, हो सकता है कि कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ टाइम के लिए अगर वायरस का जो स्प्रेड का पैटर्न है कि वो केसेस तो हर रोज पहले से ज्यादा ही होंगे, तो शायद एक लिहाज से, हालांकि हम ये नंबर्स ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करते जाएंगे, कि हम अभी अपना पुश ही वो नंबर्स रिपोर्ट करने से ज्यादा लोगों की बिहेवियर चेंज के नंबर, शायद उससे ज्यादा जरूरी अभी ये है कि किस परसेंटेज के लोग जो है वो मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे आपने कहा, हम कर क्यों रहे, इसलिए कर रहे हैं कि ये एक्चुअली ओपनिंग इन अ सेफ वे, पब्लिक की इंटरेस्ट में, पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं कि जो हेल्थ का कॉस्ट है, अगर सोसाइटी बिल्कुल बंद रहे, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, और जो इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से जो बिल्कुल गरीब तबका है उनका जो सोशल कॉस्ट है, वो सारा बचाने के लिए। तो अगर हम ये डिसीजंस पब्लिक की इंटरेस्ट में ले रहे हैं, तो फिर जो पब्लिक ने भी करना है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी करना है उनके साथ, टू एक्सप्लेन टू देम, टू कन्विंस देम, और कि वो अपना बिहेवियर चेंज करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज है वो शुरू हो चुका है, KPK में भी हो रहा है ये इलाज? जी हुआ है, चंद अस्पतालों में हो रहा है, और उसमें सबसे सरफहरिस्त हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन उसमें जो जरूरी चीज ये है, बल्कि चूंकि फ्रॉम अ मेडिकल एथिक्स स्टैंड पॉइंट इतनी प्रोफेशनल सेटअप है कि जहाँ पे जब मैंने उनसे डेटा शेयर करने का कहा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी लिमिटेशंस है। तो आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने मुझे भी कहा कि मेडिकल एथिक्स स्टैंड पॉइंट हम आपके साथ डेटा नहीं शेयर कर सकते, तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो नहीं बता सकता, लेकिन जो उन्होंने मुझे एनेक्डोटल एविडेंस दी, तो वाइल ये पूरे पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इससे मुस्बत नताइज जो है वो पेश आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत KPK तैमूर सलीम झगड़ा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, बाकी सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। सूबे भर में कोरोना केसेस की तादाद 5000 से ज़ायद हो गई है। 50 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने 2 रोज़ पहले सूबे भर में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद 15 दिन की तौसीह की है, जिसके मुताबिक कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 6 रोज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे और जुमे को तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रखी जाएंगी। इंटरसिटी इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बिल्कुल बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने यह फैसला 1 जून को कौमी राबता कमेटी के होने वाले इजलास के बाद किया था, जबकि इससे पहले महकमा सेहत बलूचिस्तान ने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू के निफाज की सिफारिश की थी, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने इस सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया था। जबकि ईद उल फितर के मौके पर आवाम की अक्सरियत की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर को पूरे मुल्क में हमने देखा कि इसको इन SOPs को फॉलो नहीं किया गया, जिसके मनफी नताइज अब सामने आना शुरू हो गए। इस वक्त सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव का तनासुब लगभग 30 से 35% तक है। अगर अवाम ने मजीद इसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो ये 70 से 80% के दरमियान भी जा सकता है। जबकि रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे में कोरोना वायरस से निमटने के लिए सहूलियात की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान हुकूमत ने शुरू में कोरोना के लिए मुख्तस बेड्स की तादाद यहाँ पर 927 थी, जिसको बढ़ाकर 2136 किया गया है। कोरोना के लिए मरीज़ों के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स की तादाद 25 है, जबकि बलूचिस्तान में तिब्बी अमले में भी तिब्बी अमला जो है ये भी कोरोना वायरस से शदीद जो है वो मुतासिर हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान में,
विफाक कितनी मदद कर रहा है सूबे की, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। लियाकत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए महकमा सेहत की जानिब से ये सिफारिश की गई थी, डॉक्टर्स भी ये पूरे मुल्क में कह रहे थे कि लॉकडाउन को नर्म ना करें, लॉकडाउन ख़त्म ना करें, लेकिन हमने देखा कि तमाम सूबों में फिर लॉकडाउन को नर्म किया गया और अब जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। क्यों महकमा सेहत की जो सिफारिश थी उसको नज़रअंदाज किया हुकूमत ने और लॉकडाउन में नरमी कर दी, और नताइज ये आ रहे हैं कि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? देखें शाजिया, सारे आस्पेक्ट को देख के हम फैसले कर रहे हैं, उसमें टेक्निकल, प्रैक्टिकल और इकनॉमिकल जितने भी इश्यूज़ हैं। महकमा सेहत जो है वो ये सजेस्ट नहीं करता कि लॉकडाउन की कैफियत क्या होना चाहिए। उसके लिए हमारा हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें तमाम सीनियर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। यही एडवाइजरी बोर्ड जो है, क्या हमने इक्विपमेंट प्रोक्योर करने हैं वही सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, कहाँ उसको तकसीम करने हैं, किस हॉस्पिटल को कितना देना है, क्या देना है, ये हमारे टेक्निकल जो एडवाइजरी बोर्ड है वो सजेस्ट करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं करती। दूसरी बात यह है कि हमने 1.5 माह लॉकडाउन किया और इस लॉकडाउन पे काफ़ी अमल दरामद की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली हमारे आवाम ने उस तरह ताउन नहीं किया, और अवाइल में तो लोग इसको साजिश कहते थे। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते थे कि क्या आपका किसी कोई जानने वाला उसको कोरोना हुआ है। पब्लिक से पूछा जाता था कि कोरोना के मरीज से कोई मिला है, तंज करते थे। लेकिन अब मोहल्ले मोहल्ले में जो है कोरोना फैल रहा है और लोग जो है अब, लेकिन अभी भी पूरे मुल्क में आप देहात देख लें, वहां पर अभी भी लोगों में अवेयरनेस अभी तक नहीं आई कि कोरोना जैसा जो वायरस है ये एग्जिस्ट भी करता है। लोग इसको साजिश अभी तक समझ रहे हैं, इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप दूर दूर कस्बे, देहात, गाँव देख लें, वहां अभी तक लोगों की यही थिंकिंग है जो ज्यादा आने वाले दिनों में जो है ना वो खतरनाक साबित होगी। शाजिया, लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो इसको साजिश करार देने के बजाय इसको आजमाइश समझें, इसको वबा समझें, एक बीमारी समझें। अभी जो खसूसन कोयटा, गर्दो नवा जो शहरी इलाके हैं, अब उनमें बहरहाल यहाँ पर एक अवेयरनेस है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। हमारे सिर्फ मंथ ऑफ मई में ओवरऑल जो हमारे केसेस थे, 8 मार्च हमने पहला टेस्ट कंडक्ट किया, 20 मार्च को हमारे 92 केसेस थे, और 31 मई को जो है ये केसेस जो है 4300 तक पहुंच गए। यानी ये कि सिर्फ मंथ ऑफ मई में ओवरऑल जो हमारे केसेस हैं उसका 75% उसमें इजाफा हुआ है। यानी मार्च और अप्रैल में 25% मिला के, और सिर्फ मई में ये 75% बढ़े हैं। लेकिन उसमें एक और नुक्ता हम देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन में जब हमने कन्वर्ट किया 17 मई को लॉकडाउन को, तो स्मार्ट लॉकडाउन से कबल और उसके बाद यानी मई के महीने में जो स्पाइक है वो सेम है। स्मार्ट लॉकडाउन कन्वर्ट करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी 1 मई से 17 मई तक जो हमारे केसेस सामने हैं 716 हैं, और 18 मई से 31 तक जो है ये 702 हैं, तो ऑलमोस्ट सेम। बलूचिस्तान में 10 ऐसे जिला हैं जहां पे अभी तक न कोरोना का कोई केस रिपोर्ट हुआ है या बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। हमें खदशा है, जिसकी वजह से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अभी तक इजाजत नहीं दी कि उन एरियाज में भी शहरी इलाकों से कोरोना ना पहुंचे। ईद के लिए लोगों से हमने गुजारिश की कि वो उन शहरों में, उन इलाकों में ना जाएं, लेकिन लोग बहरहाल वो गए हैं, अब वापस आ रहे हैं, तो हम सूरत हाल देखते हैं। दूसरा हमने ये किया है, लोगों ने बिल्कुल बंद करी हुई है, वहां पर बिल्कुल बंद है वहां पर ट्रांसपोर्ट। इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है। अच्छा। सिर्फ जो है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसकी मूवमेंट जो है वो रोज अव्वल से शुरू में थोड़ा हमने उसको उस पर बैन लगाया, लेकिन इसलिए उसको लिफ्ट किया गया ताकि जो अशिया खुर्दुनोश है उसकी शॉर्टेज पैदा ना हो। मुख्तलिफ सूबों से अशिया खुर्दुनोश बलूचिस्तान लाया जाता है। और हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन रिलैक्स किया, यानी उसमें शॉपिंग मॉल्स पहले ही दिन हमने इजाजत दे दी है, सारे मार्केट्स हमने खोल दिए, और हफ्ते में कोई एक छुट्टी भी उसमें नहीं रखा कि किसी एक मखसूस दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन चूंकि अवाम ने प्रॉपर ताउन नहीं किया, अब जब 2 महीने के लिए हमने एक्सटेंशन की है तो उसमें फ्राइडे अब हम मुकम्मल लॉकडाउन कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट हमने ताजिर बरादरी को यह बता दिया है कि अगर वो ताउन करते हैं तो ये 1 रोज रहेगा, ताउन नहीं करते हफ्ता इतवार भी हम लॉकडाउन करेंगे, मजीद ताउन नहीं करेंगे पूरा हफ्ता लॉकडाउन होगा। तो ये अब मशरूत है, केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल जो हमारी शरह थी अब तक एवरेज वो 13% जो है केसेस थे, यानी 27,000 जो हमने कुल टेस्ट कंडक्ट किए हैं उसमें से 5,224 पॉजिटिव आए हैं।
ये 19.2% बनते हैं, पहले ये 13% का एवरेज था। अच्छा सही, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आज जो बजट से मुतालिक मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आला बलूचिस्तान वीडियो लिंक के जरिए उसमें शरीक हुए, ऐसी क्या तलखी हो गई कि वो इजलास से वॉकआउट कर गए? कुछ इजाफी तरक्याती फंड्स की बात हुई थी जिस पर कुछ कलामी हो गई और वो वॉकआउट कर गए, क्या मामला हुआ था सारा? देखें, आप जानती हैं शाजिया, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इंतहाई नफीस, शरीफ और नफ्स और डिसेंट एक पॉलिटिशियन हैं, और गुज़िश्ता 2 सालों में फेडरल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बहर सूरत अच्छी रिलेशनशिप कायम रखने की कोशिश की है। गुज़िश्ता बजट में भी हमने कोई एतराज़ नहीं किया, बजट में गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया, कभी ब्लैकमेलिंग की नहीं की, फेडरल गवर्नमेंट के लिए कभी मुश्किल नहीं पैदा किया। पिछले बजट में कंपेरेटिवली लास्ट 20 ईयर्स जो फेडरल पीएसडीपी में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाया गया, उसके बाद पूरे बलूचिस्तान में एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई थी कि मौजूदा गवर्नमेंट बलूचिस्तान के जो इश्यूज उसको एड्रेस करेंगे। हमने उस पर बहुत सुख और खुशी का सांस लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में बलूचिस्तान के जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, यानी 82 अरब, उसमें से 43% जो हमारे फेडरल पीएसडीपी की स्कीमात है उनको इन्होंने डिलीट किया है। अच्छा। 35 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन्होंने माइनस कर दिए हैं। अब परसों जो है फ्यूचर में कोरोना और दीगर पैंडेमिक्स को कॉम्बैट करने के लिए 13.33 अरब का हमने एक पूरा प्लान बनाया प्रोजेक्ट, और एनसीसी की मीटिंग ने सीएम साहब ने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की कि वो इसको अप्रूव कराएं। उन्होंने उस वक्त ओके भी किया। अब हम उस पीसी1 सबमिट कर रहे हैं। कुजा ये कि नए स्कीमात डाले जा रहे, पुराने हमारे स्कीमात जो है 50% जो है कट लगा दिया गया है। हमारा जो क्वेटा कराची शाहरा है, एवरी वीक वहां पे कोई 10 से 15 जो है अमवात सिर्फ एक्सीडेंट में अमवात वाक़े हो रहे हैं, कीमती जाने ज़ाया हो रहे हैं। पिछले फेडरल पीएसडीपी हमसे कमिटमेंट की गई कि उसकी फीजिबिलिटी के लिए पैसे रखे जाएंगे। अभी हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम फर्स्ट फेज में कोयटा खुजदार तक जो है ड्यूल कैरेजवे के लिए फेडरल गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगा, इस स्कीम को फेडरल पीएसडीपी का हिस्सा बनाएगा, वो भी नहीं कर रहे हैं। और गुज़िश्ता जितने अदवास गुजरे हैं, तो इतराज ये था कि आप लोगों का कट लगा दिया गया आपके। देखिए बलूचिस्तान को शाजिया, बलूचिस्तान को अहमियत देना होगा। देखिए बलूचिस्तान को इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क का जो खुशहाली है वो बलूचिस्तान के साथ और बात ये कि आज बलूचिस्तान के साथ वाबस्ता है कि वफाक उसको वो अहमियत नहीं दे रहा जो उसको मिलनी चाहिए। बजट में कट लगाए जा रहे हैं, इसीलिए आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जो थे वो जो वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए थे उससे वॉकआउट कर गए। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ये बात तो दुरुस्त है कि सरकारी मुलाजमीन का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जायज़ मुतालबात हैं, बिल्कुल पूरे होने चाहिए, मगर गैर ज़रूरी मुतालबात और कौमी मफाद दाव पर लगाने की इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पीआईए के बाद मुल्क के दीगर अहम तरीन सरकारी इदारों में भी एम्प्लॉयज़ यूनियन गैर ज़रूरी मुतालबात की मंजूरी के लिए अब ख़तरात का जो है ना वो बायस बनने लगे हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी में यूनियन एम्प्लॉयज़ है। 1995 में कायम होने वाले निफ्ट कंपनी का मुल्की मईशत, कारोबारी उमूर जो हैं, सरकारी इदारों के लाखों मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बैंक चेक समेत मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों की अदायगियाँ दौर जदीद में निफ्ट कंपनी के बगैर मुमकिन नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि निफ्ट कंपनी सालाना 35,000 अरब रुपए के बैंकों के लेन देन के जो मामलात हैं इनको हल करती है। निफ्ट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस के जरिए मुल्क भर में ये जो खिदमात हैं इसको सर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें 6 बैंकों का कंसोर्शियम और कुछ निजी पार्टनर्स भी इसमें शराकतदार हैं। निफ्ट के हसास तरीन काम की बदौलत हड़ताल का एक लम्हे के लिए भी तस्वुर नहीं किया जा सकता है, मगर कुछ अर्सा पहले मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल के हरबे को निफ्ट कंपनी के मुलाजमीन ने भी अपनाया और मैनेजमेंट के सामने कई मुतालबात रखे जो नाकाबिल कबूल थे, नाकाबिल अमल थे, नहीं माना जा सकता था, जिस पर मैनेजमेंट ने माजूरी का इजहार किया तो मुलाजमीन ने कुछ घंटों के लिए काम को रोक दिया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में अरबों रुपए की अदायगी का सिलसिला रुक गया। फिर इस इकदाम ने वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला के आला हुकाम की नींदें उड़ा दी, सब परेशान हो गए। जबकि अब हुकूमत ने दोबारा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कि आइंदा कोई ऐसी सूरत हाल ना आए,
इससे बचने के लिए निफ्ट कंपनी में 6 माह के लिए किसी भी किस्म की हड़ताल और मुजाहे पर पाबंदी लगा दी है। खिलाफ वर्जी जो करेगा उन अहदेदारों को और मेंबरान को न सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। मजीद मैं पूछूंगी, बात करूंगी, मजीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कुछ अर्सा पहले इस कंपनी के मुलाजमीन ने जो मुतालिबात रखे वो ऐसे क्या मुतालिबात थे जिनको माना नहीं जा सकता था? शाजिया, मामला ये है कि दुनिया भर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ यूनियन का कंसेप्ट सामने आया था कि वो उसका मकसद ये था कि किसी इदारे की जानिब से जो माजी के अंदर हम देखते हैं कि एक रवायत रही कि मुलाजमीन के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता था कि जब कहीं उनका इस्तेहसाल हो तो फिर एक एम्प्लॉयज़ यूनियन अपना ड्यू रोल प्ले करे ताकि उस इस्तेहसाल का खात्मा हो। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिहाइयों से एम्प्लॉयज़ यूनियन बेशतर इदारों के अंदर अपने उस ताकत का, अपने उस यूनियन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। पीआई की एग्जाम्पल हमारे सामने है, वहाँ पर यूनियन ने जिस तरीके के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया उसके नुकसानात आज तक इस मुल्क और कौम को भुगतना पड़ रहे हैं। दीगर इदारों के अंदर भी यूनियन का एक बहुत होल्ड है और वो जब कभी भी अपने बेजा मुतालबात बनवाने हो, तनख्वाहों में इजाफा करना है, उन्हें बोनस मिलने चाहिए, उन्हें जो उनका वक्त का दुरानिया है, काम का दुरानिया वो कम होना चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ और मराहत मिलनी चाहिए, तो इस किस्म के ऐसे बेजा मुतालबात किए जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों की मैनेजमेंट रजिस्ट करती है। तो इनके पास एक हथियार होता है कि आप हड़ताल पे चले जाते हैं, काम रोक देते हैं। यही प्रैक्टिस हुई निफ्ट के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़, ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन हसास इदारा है जो कि 1995 में कायम हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाज़ाब्ता लाइसेंस के ज़रिए से काम करता है। 6 बैंक इसके अंदर पार्टनर हैं, कुछ निजी कंपनियां भी इसके सपोर्ट करती हैं। वजारत दाखिला को बताया गया कि इस कंपनी के मुलाजमीन ने कुछ अर्सा कबल हड़ताल कर दी। उनके यही मुतालबात थे कि उनकी मराहत में इजाफा किया जाए और उनकी मराहत में पहले इजाफा किया गया था, मजीद होना मुमकिन था। उन्होंने हड़ताल की। उस हड़ताल काम रुकने की वजह से पूरा पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम, अरबों रुपए के चेक्स की क्लियरिंग का सिस्टम रुक गया और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी क्योंकि अब इस सिस्टम के जरिए से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स के मबैन जो कारोबार का होता है, जो चेक क्लियरिंग है, दीगर उनके बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस में पूछना चाहती हूं कि सालाना बिल्कुल सही जो नुकसान हुआ, ज़ाहिर है इसी नुकसान ने अलर्ट किया, तो इन्होंने कहा कि 6 माह के लिए किसी भी किस्म की हड़ताल और मुजाहरे पर पाबंदी होगी। 6 महीने के बाद क्या होगा? अगर कुछ आप कवानीन बना रहे हैं सिर्फ 6 महीने के लिए बना रहे हैं, मुस्तकिल इसका क्या हाल है? मुजाहरा और आप मुतालिबात तो 6 महीने के बाद भी रख सकते हैं। देखिए, जिस तरह निफ्ट एक अहम तरीन इदारा है, 35,000 अरब सालाना की ट्रांजैक्शन करता है और बहुत से उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डिक्लेयर किया हुआ है, जो नाइट एडिशन को डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुई उसके अंदर ये पूरा मामला बयान किया गया है। लेकिन मामला ये है कि अब जो हुकूमत ने सबसे पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कुछ साल कबल पीआई के अंदर, कि वहाँ पर भी जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो वहाँ पर 6 माह के लिए एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत उनको पाबंद किया गया कि आप ना कोई स्ट्राइक कर सकते हैं, ना आप काम छोड़ सकते हैं। अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद यही प्रैक्टिस हर 6 माह बाद दोबारा की जाती है। अभी रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के अंदर भी कुछ मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के लिए हड़ताल की। कोरोना वायरस के दौरान बहुत से मसाइल पैदा हुए, अल्टीमेटली हुकूमत ने मुतालबात माने और वहाँ पर भी एसेंशियल सर्विस एक्ट लागू कर दिया गया कि 6 माह तक आप कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी 6 माह के लिए वजारत दाखिला की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने एसेंशियल सर्विस एक्ट लाजिम कर दिया है, लागू कर दिया है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप काम नहीं छोड़ सकते। ज़राए ये कहते हैं कि अब ये इस एसेंशियल सर्विस एक्ट का नफाज इस कंपनी में मुसलसल रहेगा क्योंकि कानून के मुताबिक हुकूमत ये कोशिश करती है कि 6 माह के लिए इसको लागू किया जाए। ये ज़रूर यकीनी बनाया गया है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट को आगाह किया गया है कि जो मुलाजमीन के मुतालबात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आप उनको ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन इनको काम छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इनको स्ट्राइक पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जैसे ही 6 माह पूरे होंगे उसके बाद वजारत दाखिला दोबारा रजू करेगी वफाकी हुकूमत से और दोबारा 6 माह के लिए यहाँ पर इस कानून को नाफिज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त बिलखसूस कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मौशियत दीगर मुल्कों की तरह बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब इससे निकलने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्लान लेकर आ रही है और ये सारे प्लान वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हों, बड़ी इंडस्ट्री के लिए हों, इंडिविजुअल के लिए हों, वो बैंक्स के जरिए से इंप्लीमेंट होने हैं और मुख्तलिफ कारोबारी हजरात जो चेक्स देते हैं, चेक्स की क्लियरिंग होनी है
तो उसके अंदर निफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, ऐसी सूरत-ए-हाल में मुलाजमीन आधे घंटे के लिए भी काम बंद करें, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसी सूरत-ए-हाल का। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी हमारे साथ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।